भैया स्वागत आज किसानों का होगा। किसान हमारा भगवान है। नेताओं का स्वागत नहीं होगा, मुख्यमंत्री मंत्री का स्वागत नहीं होगा। हम तालियां बजा के हम सब किसानों का स्वागत करें। और अब सीधे नहीं, अब बाद में कार्यक्रम के बाद जल्दी से करो, सभा बन जाएगी। स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। प्रभुराम चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी अब स्वास्थ्य मंत्री प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को। माननीय मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी को, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। मध्य प्रदेश के विनम्र आग्रह है कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी आप स्वागत उद्बोधन देंगे। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वागत आप सभी का। आज रायसेन की धरती पर किसान महासम्मेलन के आयोजन अवसर पर यहां हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मैं हृदय से, दिल से रायसेन नगर की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आप सबसे ताली बजाकर आप सब लोग स्वागत करें। आज रायसेन की धरती पर उपचुनाव के बाद हमारे जिनके नेतृत्व में प्रदेश में जो उपचुनाव पूरी 28 सीटें और देश के 11 स्टेट के 301 विधानसभा क्षेत्र में से सबसे ज्यादा मतों से आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिताया, उनका मैं आदरणीय बीडी शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय हमारे कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कमल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सांसद जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे श्री पटवा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय चौहान साहब, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय, जनपद की अध्यक्ष महोदय, आप सबका मंच पर आज रायसेन की और सांची विधानसभा क्षेत्र और संपूर्ण जिले के किसानों की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो अभी उपचुनाव हुए थे उसमें पूरे 28 उपचुनाव में आपके आह्वान पर, आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र की जनता ने 64,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर सभी उपस्थित, क्योंकि चुनाव के बाद ये सबसे पहली सभा, बड़ी सभा रायसेन में यहां आयोजित की जा रही है, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं और ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो इतना समर्थन दिया है, मैं जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक मैं जीवित रहूंगा, इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो आप लोगों ने पूरे क्षेत्र में, पूरे देश के 301 जो चुनाव हो रहे थे उसमें सबसे अधिक मतों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद दिया है। आज प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश के लोगों के लिए आप जो 1600 करोड़ की राशि किसानों के लिए जिनके अतिवृष्टि के कारण और हमारे जो बाढ़ थी, बाढ़ के कारण या कीट के कारण जो किसानों की फसलें चौपट हुई थी, वो रायसेन की धरती से पूरे प्रदेश के लगभग 35,50,000 किसानों के खातों में 1600 करोड़ की राशि आप हस्तांतरित आज यहां पर कर रहे हैं। इसी के साथ में कृषि कल्याण विभाग के और उद्यानिकी विभाग के 70 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ आप यहां पर कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे इस सम्मेलन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरे प्रदेश को रायसेन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और जनता से यही मैं निवेदन और ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। आज मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी यहाँ पर, कृषि कल्याण मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका आभार भी और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने इसके लिए रायसेन का चयन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। मंच पर सभी लोगों ने एक मत से ये निर्णय लिया है कि चूंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें प्रधानमंत्री जी से मिलवाने ले चलेंगे, इसलिए सीधे अब हम बुला रहे हैं हमारे कृषि कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल जी को। वे आएंगे, संक्षिप्त में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे, उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष महोदय बोलेंगे और फिर हम मुख्यमंत्री जी के साथ प्रधानमंत्री जी के पास चलेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, भारतीय जनता पार्टी की, आज के आनंद की। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की। आज रायसेन की इस पवित्र माटी पर गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने वाले और अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आप सब किसानों की ओर से, माता बहनों की ओर से, युवाओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत वंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। एक बार खड़े होकर बोलो भारत माता की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, लकी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खजुराहो से मेरे भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में चारों तरफ कमल का फूल खिला है और रायसेन में 63-64 हजार से भी अधिक वोट से प्रभुराम जी जीते। ऐसे बीडी शर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर हम सब अभिनंदन करें। हमारे मंत्री साथी प्रभुराम चौधरी जी, मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, सांसद महोदय और आज इस महाकिसान सम्मेलन में उपस्थित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, 8 महीने हुए सत्ता परिवर्तन हुए, 15 महीने आपने कांग्रेस का कुशासन देखा है और उसका परिणति आज देखी आपने कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री के ओएसडी, पीए सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पीओडब्ल्यू को कहा है और माननीय शिवराज सिंह जी ने इस कुशासन का और भारतीय जनता पार्टी ने अंत किया और गांव गरीब और किसानों को राहत दिलाई और इन 8 माह के अंदर शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते से ही 8 दिन में किसानों का 18 का बीमा, खरीफ का और रबी का, जो कुंडली मारकर बैठे थे कमलनाथ जी, वो पैसा जमा किया 2200 करोड़ और
3200 करोड़ से भी अधिक राशि किसानों के खातों के अंदर डाली और किसानों को राहत की सांस दी। यही नहीं रुके, 19 का बीमा भी जो कमलनाथ जी ने नहीं दिया था, प्रदेश का हिस्से का पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जमा कराया। और मुझे बताते हुए आज खुशी हो रही है कि बीमा कंपनियों ने 4500 करोड़ स्वीकृत किया था, लेकिन माननीय शिवराज जी के मार्गदर्शन में और मैंने बीमा कंपनियों की हर सप्ताह मीटिंग ली, किसानों की जो शिकायत आई कमल सुविधा केंद्र में उसकी जांच कराई और उसका सुखद परिणाम यह निकला कि जहां 4500 करोड़ बीमा कंपनियों ने स्वीकृत किए थे, आज तारीख तक करीब 23,85,260 किसानों के खातों में 5,425 करोड़ रुपए हम जमा करा चुके हैं। यह है सत्ता परिवर्तन से बड़ी व्यवस्था परिवर्तन और किसानों की हितैषी सरकार। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसी वर्ष खरीफ की जो फसल खराब हुई सोयाबीन की, जो कीट व्याधि से, अफलन से और अतिवृष्टि से, उसका 1600 करोड़ रुपया आज किसानों के खातों में जाएगा। और अभी तो यह पहली किस्त है, आने वाले समय में हम और देंगे। और इसी साल का सोयाबीन का फसल का बीमा भी लगभग 8,000 करोड़ के आसपास किसानों के खातों में आएंगे। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया, 2 लाख के कर्जा को माफ करने का सत्ता प्राप्त की, लेकिन जब नहीं किया तो किसानों ने ऐसा धक्का दिया कि हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो गई। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आपके रायसेन सहित 8 जिले हैं जहां चना तिवड़ा मिक्स होता है और जब आप समर्थन मूल्य पे बेचने जाते थे तो खरीदी नहीं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कृषि विभाग ने 1,45,000 से भी अधिक कुंटल चना हमने बदल के दिया है, जिसमें एक भी तिवड़ा नहीं रहेगा। और करीब 32 करोड़ की सब्सिडी भी आपको दी, हमने 3,000 कुंटल में दिया है, ताकि इस बार चने की फसल बेचने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। जहां 15 कुंटल चना खरीदते थे, हमने 20 कुंटल खरीदा है और उससे 1,000 करोड़ का भी ज्यादा फायदा किसानों को किया है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब साथ दें और प्रधानमंत्री जी ने जो कानून लेकर आए हैं उसका समर्थन करें, तो किसानों का तकदीर और तस्वीर बदलेगी। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी। और अब आदर के साथ आमंत्रित हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय सांसद महोदय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें वीडी शर्मा साहब का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस किसान सम्मेलन में हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज इस मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को संबोधित करने के लिए आज वर्चुअली हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और आज इस अवसर पर स्वागत करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित संपूर्ण मंच और रायसेन के आज जो किसान आज यहां पर उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश के कोने कोने में 23,000 पंचायतों के अंदर जो किसान भाई सभी लोग आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आज पूरे 23,000 पंचायतों में जो लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका भी आज इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, सभी पंचायत में उपस्थित किसान भाइयों का। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सुनेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे। मैं तो केवल 1-2 बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि कानून बने हैं, उन कानूनों को लेकर के आज पूरे देश भर के अंदर जो देश का किसान जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है,
मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज के इस अवसर पर देना चाहता हूं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसान जाता है मंडी के अंदर, तो मंडी के अंदर जाकर के किसान जब फसल बेचने के लिए जाता था तो व्यापारी किसान की फसल को 1, 2, 3 करके उसकी कीमत तय कर देता था। लेकिन आज इस अवसर पर जो रायसेन के अंदर जो किसान बंधु हैं और पूरे 23,000 पंचायतों के अंदर जो लोग आज इस किसान सम्मेलन को सुन रहे हैं, मैं मित्रों आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई उद्योगपति अगर अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करता है तो उस कीमत को तय करने का अधिकार उस उद्योगपति को होता है। अगर कोई छोटा कारीगर अपनी कोई भी चीज बनाता है तो उसकी कीमत तय करने का अधिकार उसको होता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन किसान भाइयों, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक उद्योगपति को अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करने का अधिकार है, एक कारीगर को अपने बनाने वाले उस चीज को उसकी कीमत तय करने का अधिकार है, तो जो किसान गर्मी, सर्दी, बरसात और अथक मेहनत करके अपने फसल का उत्पादन करता है, तो क्या किसान को अपनी कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा बताइए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज हम पूछना चाहते हैं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मित्रों, इस कानून के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने यही तो तय किया है कि जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, ये अन्नदाता भी जो मेहनत करके अपनी फसल का उत्पादन करता है, तो उस किसान को भी आजादी मिलनी चाहिए। जो किसान आड़तिया और उन दलालों के चक्कर में, जबड़े में फंसा रहता है, माननीय प्रधानमंत्री ने इन कानून के माध्यम से उन जबड़ों से किसान को बाहर निकाला है। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, उसके अंदर आ रहा था कि जो किसान फसल का उत्पादन करता है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच आड़तिया और ये जो इस प्रकार के लोग जो काम करते हैं, देश के अंदर ये रिकॉर्ड है, 2.5% पैसा उन आड़तियों के पास चला जाता है। 33,000 करोड़ रुपए, 3,300 करोड़ रुपए उन लोगों के पास गेहूं और धान जो हम बेचते हैं, उनमें 3,300 करोड़ रुपए केवल आड़तियों के पास, जो बीच में बैठकर के बिचौलिए बनते हैं, उनके पास चला जाता है। तो मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने 3,300 करोड़ रुपए और 2.5% पैसा जो इन आड़तियों बिचौलियों के बीच जाता था, अगर उसको किसान की कीमत में जाएगा तो कौन सा अपराध माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? इसलिए मित्रों, आज इस किसान सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून बनाए हैं, उन कानून के साथ जो किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, मित्रों, जिस प्रकार से किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने का काम कर रहे हैं, आज का जो अभियान है, आज इस अभियान में किसानों को राहत की राशि 16,000 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए एक क्लिक के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के खाते में जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 17,000 करोड़ रुपए जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से, तो मध्य प्रदेश भी कम नहीं पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के किसानों के भैया हैं, अगर उन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है
तो मध्य प्रदेश की सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को सम्मान निधि देकर के उनके खातों में पैसा डालने का काम किया है। इसलिए मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, समय बहुत कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज के इस पूरे 23,000 पंचायतों के अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो 3 कानून बने हैं, इन कानूनों के समर्थन में हम सब लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? जरा ताकत से हाथ उठा के बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने के लिए तीनों कृषि कानूनों के साथ मध्य प्रदेश का किसान ताकत के साथ खड़ा है। बोलिए, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो जरा आवाज बुलंद करनी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठा करके हमको माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमको थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, 23,000 पंचायत में बैठे हुए सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के इन कानूनों के लिए समर्थन दे करके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। बोलिए, दोनों हाथ उठाइए ताकत के साथ पीछे से। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, ढोल बंद करिए, ढोल बंद करिए प्लीज। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के कृषि आधारित अधोसंरचना कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करें। रिमोट पे बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के कृषि अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए जोरदार तालियों से हम इस अवसर के साक्षी बने। आदरणीय देवी और सज्जनों, 2000 पशुपालक एवं मछली पालक कृषकों को अब किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। किसान क्रेडिट कार्ड 2000 पशुपालक एवं मछली पालक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड 1.5 लाख रुपए की राशि और अब खरीफ 2020 की फसल की क्षति जो हुई थी उसकी 1600 करोड़ रुपए की राशि के वितरण का प्रारंभ एक क्लिक के साथ 35,50,000 किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसी समय ये कार्य आरंभ हो रहा है और अब किसानों के खाते में अब से पैसे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से इस कार्य की शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच की ओर से, आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने करकमलों से ये कार्य किया। और अब बहुत आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए बुला रहे हैं। वॉलंटियर्स, बोलिए भारत माता की। ये आवाज वहां तक जाना चाहिए, दिल्ली तक, जहां किसानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तीनों क्रांतिकारी कानून किसानों के हित में लागू किए गए। इसलिए बहनों और भाइयों, आपकी आवाज आज दिल्ली तक बुलंद होनी चाहिए। बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। किसान कानून लागू करो, किसान कानून लागू करो। पीछे तक से आवाज आना चाहिए, किसान कानून लागू करो। मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून जारी रखो। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, हमारे नेता
आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, समय कम है। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आप लोगों ने तो 63,800 से ज्यादा वोटों से अभी जिताया है आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। उसके लिए मैं आपके लिए ताली बजाता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। हमारे नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सुरेंद्र पटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अनिता जी, जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, मंच पर विराजमान रामकिशन जी, मुनियन जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी और यहां उपस्थित दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं मेरे किसान बहनों और भाइयों, रोज खुद को खेतों में खींचने वाले, फसलों को खून पसीने से सींचने वाले, हल और कुदाल में मगन रहने वाले, सर्दी गर्मी और बारिश सहने वाले, धरती का सीना चीरकर उम्मीदों के बीज बोने वाले, दुनिया का पेट भरने की खातिर चैन से नहीं सोने वाले, जो हरियाली और खुशहाली के लिए दिन रात दिन और रात काम करता है, ऐसे किसान बहनों और भाइयों को शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, शीश झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, लेकिन आज फिर घुटना टेक के किसान भाई और बहनों को प्रणाम करूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका विश्वास हमारे ऊपर है। आज एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा भंग नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी नेता जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण तो कर ही रहे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी अगर आज कोई है हिंदुस्तान में, कोई नेता है, तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसानों की आय दुगना करना उनका जिद है, उनकी जुनून है, उनका जज्बा है, और उसके लिए एक नहीं कई कदम उन्होंने उठाए। और ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई। कांग्रेस के जमाने में तो अठन्नी नहीं मिलती थी, फसल खराब हो जाती थी। बताओ मिलती थी क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना बनाई, और आज मैं बताऊंगा कि कितनी राशि मध्य प्रदेश के किसानों को उस योजना के अंतर्गत मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की कब किसने चिंता की थी? और ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया है कि किसान भाइयों, हर साल तुम्हारे खाते में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले जाएंगे, सीधे डाले जाएंगे। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया क्या? पीछे तक और इधर से भी जोर से बताओ, दिया है क्या? अब कांग्रेस के लोग कहते थे ये 6,000 क्या होते? अरे तुम्हें क्या पता, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, पाव एकड़ वाला, धन्नू कल्ला मन्नू पन्ना, उसको पता है कि 6,000 रुपया जरूरत में क्या होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, छोटे छोटे किसानों की चिंता की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये नरेंद्र मोदी है। पहले बैंक से किसानों को कर्जा नहीं मिलता था,
यह श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी का उपहार है कि किसान भाइयों तुम्हें किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिए। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन रियायती दरों पे आज किसानों को मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता हो? तो मोदी जी अभी आने वाले हैं, लेकिन ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी है। अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो राहत की राशि किसानों को दिलवाने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है जिनने तय किया कि हम खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे ताकि किसानों को सारी सुविधा मिल जाए। और ये नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चाहूं तो घंटों उनकी उपलब्धियां सुना सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। मैं किसान कानूनों के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसान कानून उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, क्या है किसान कानून? किसान कानून नंबर 1, पहले हम केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में। मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सामत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया और मंडी में भी हम जानते हैं लाइन लगी है मिलों, व्यापारी उठाता है माल हमारा ऐसे ऐसे और कहता जा 1500 रुपया में दे जा। अब किसान मजबूर आ गया, ट्रैक्टर ट्राली लेके आ गया, अनाज भर के आ गया। कहां जाए? औने पौने दाम पे बेच के जाना पड़ता था। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। आज मुझे बताना, अगर कोई व्यापारी मेरे घर पे आता है और कहता है कि मैं 3000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान खरीदूंगा, तो बताओ मेरे घर पे मुझे अपनी धान बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक जोर से बताओ, दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक ये अधिकार नहीं था, मोदी जी ने अधिकार दिया। चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, कहते मंडी ठप हो गई। बताओ मंडी ठप हुई है क्या? मंडी भी चालू रहेगी, लेकिन किसान घर पे बेच दे, खेत में बेच दे, प्राइवेट मंडी खोले तो वहां बेच दे। कोई अगर फूड प्रोसेसर दावत जैसा आता है तो उसको बेच दे, कोई एक्सपोर्टर अगर आता है तो उसको बेच दे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? इधर से भी बताओ, कोई बुराई है क्या? तो काहे के लिए घड़ियाली आंसू रो रहे कांग्रेसियों? अरे तुम्हारे जमाने में तो मंडी में बिकी तो बिकी, नहीं तो जाओ। मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया किसान को कि तुम्हारी मर्जी, जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो, देश पे बेचो, पूरे राज्य में कहीं भी बेचो। ये स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहां बेचेंगे। तो आज मुझे अब बताओ, ये कानून अच्छा है कि बुरा? ऐसे नहीं, जरा जोर से बुलंद आवाज में बताओ। अरे ये कानून अच्छा है कि बुरा है? तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसमें क्या बिगड़ गया किसानों का, कोई बताए। अब कानून नंबर 2, मोदी जी ने कहा कि किसान को बोते समय कीमत पता चल जाए कितनी मिलेगी। और अगर कोई व्यापारी आता है, कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि बोते समय ही, और बोते समय कहे कि मैं 4000 रुपया तुम्हारा सोयाबीन खरीदूंगा, 4000 रुपया कुंटल। बोते समय पता चल रहा है। आज तो जुआ है, बोया तो 6000 रुपया कुंटल, काट के लाए तो 2000 रुपया कुंटल, मर गए भैया।
अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ होना चाहिए कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब इस पे आंसू बहा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, पिपरिया में एक राइस कंपनी ने, दिल्ली की फॉर्च्यून राइस कंपनी, एक किसान से समझौता किया कि 3,000 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे। बाद में बदल गया, तो इस कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल उसको देना पड़ा। व्यापारी बदल नहीं सकता, लेकिन किसान की कीमत अगर बढ़ जाए तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये कानून अच्छा है कि बुरा? पीछे तक अच्छा है कि बुरा है? तो मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो। और तीसरा कानून है कि अभी तक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लगी थी। प्याज बोले 40 क्विंटल खरीदोगे, चना बोले 50 क्विंटल खरीदोगे, गेहूं बोले 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखोगे। ये स्टॉक लिमिट के कारण व्यापारी कम खरीदता था तो चीजों की कीमत घट जाती थी। मोदी जी ने कहा कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितनी मर्जी खरीदोगे, और जब ज्यादा खरीदोगे तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़ेगी। तो आप बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत। अब ये 3 कानून, कोई बता दे इसमें बुराई क्या है? और वो रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कांग्रेस वाले। ए राहुल बाबा, ए कमलनाथ, ए दिग्विजय सिंह, तुम्हारे टाइम तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। अरे इनके टाइम बिजली मिलती थी क्या? बता दो। सिंचाई की व्यवस्था थी क्या? बता दो। राहत की राशि देते थे क्या? फसल बीमा योजना देते थे क्या? अब आंसू बहा रहे हैं। और वो बहा रहे हैं राहुल बाबा जिन्हें खेती किसानी कभी देखी नहीं, गांव गांव की गलियां, खेत खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल देखी नहीं। अरे जिनको ये भी पता नहीं कि गुड़ गन्ने के रस से बनता कि मशीन में से निकलता है, आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, यही पता नहीं भैया को। वो रो रहे। अरे कमलनाथ, राहुल गांधी उपवास करेंगे, उपवास बोले। काय का उपवास करोगे? काय का उपवास करोगे तुम? अरे उपवास नहीं, तुम पश्चाताप करो। पश्चाताप तुम थे जिन्होंने कर्जा माफी का वादा किया और धोखा दे दिया किसान को। बोलो धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे रेगुलर डिफॉल्टर बना दिए बेचारे। अब ब्याज की गठिया मुंडी पे पड़ी, परेशान है। चिंता मत करो रे किसान भाइयों, ये ब्याज की गठरी कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी ने रखी है, मामा शिवराज सिंह चौहान नीचे उतारेगा। ये रेगुलर का डिफॉल्टर करने वाले फसल बीमा की राशि खा गए। ये कमल कृषि मंत्री हमारे यहां बैठे, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, फाइल देखी तो कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के खा गए, जमा ही नहीं किए। और ये किसानों को फसल बीमा नहीं मिली। मैंने कोरोना के संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डलवाने का काम किया। वो खा गए थे, हमने वापस दे दिया 3100 करोड़ रुपया। और उसके बाद रबी की और खरीफ की 2019 की फसल बीमा योजना की राशि का प्रीमियम जमा नहीं किया था। वो प्रीमियम जमा करके फिर किसान को 4,688 करोड़ रुपए फिर दिलवाए। सुनो कमलनाथ और सुन लो दिग्विजय सिंह, जब से 8 महीने से मेरी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल चुका हूं। बोलो कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे तुम तो पश्चाताप करो। उद्यान की फसलों के बीमा की राशि
100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाली है। तुमने तो सरकारी सहकारी बैंकों की हालत खराब कर दी थी। उनकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ हमने डाले। और कमलनाथ, तुमने तो फर्जी प्रमाण पत्र कर्जा माफी के बांट के बैंकों को पैसा ही नहीं दिया रे। अब वो बैंक कह रहे मामा तुम दयालु, तुम ही चुका दो। उन बैंकों की हम हालत ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया देने का फैसला किया। कमलनाथ जवाब दो, तुमने सूची नहीं भेजी। तुम्हारा जाता क्या था? अरे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा किसान के खातों में आना था। लेकिन इन्हें पाप किया। हमने वो सूची भेजी है 78 लाख किसानों की, और इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब तक 6,815 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ चुका है। और जब वो सूची हम बना रहे थे, तब दिल में ये विचार आया कि मामा चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी डाल दे, काहे को कंजूसी कर रहा है। तो 6,000 में 4,000 और जोड़ दिए, अब सीधे हो गए 10,000। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? और उस हिसाब से 3,700 करोड़ रुपया हर साल किसान भाइयों आपके खाते में डालूंगा। खरीफ की फसलों का जो नुकसान हुआ सोयाबीन का, यहां भी आया था रायसेन, सांची, गैरतगंज। तब मैंने कहा था मेरे पूरे प्रदेश के किसान भाइयों घबराना मत, राहत की राशि पूरी दूंगा। और आज राहत की राशि के 16 करोड़ रुपया डालना शुरू किए हैं। 15 दिन के अंदर सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। पहली किस्त 1,600 करोड़ फिर डालूंगा, हर महीने डालूंगा, चिंता मत करो। कांग्रेस के राज में मिलते थे क्या बताओ? अरे गैगड्ढ कर दूंगा, चिंता काहे को करते हो? ये पैसा अलग डालेंगे। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, अन्य फसलों के उपार्जन पे 35,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डले। बिजली कनेक्शन की सब्सिडी 14,804 करोड़ रुपया देते हैं। 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए की नई सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत कर दी। वो तो खा गए थे सिंचाई की योजनाओं का पैसा, हमने फिर स्वीकृत कर दी। और 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। किसान भाइयों चिंता मत करना, उसके भी 550 करोड़ रुपया हर साल दूंगा। और ये मैं गिन रहा था कि कितने पैसा हो गए, तो ये राशि कुल मिला के होती है। राहुल गांधी सुन लो, कमलनाथ दादा सुन लो, दिग्गी राजा सुन लो, ये 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये कुल मिला के 82,422 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले हैं। बताओ कांग्रेस कभी दे सकती थी क्या? और धानमान की चिंता मत करियो रे, लाल हो चाहे पीलियो सब खरीद लूंगा, चिंता मत करना। और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों में जो सुन रहे हैं, ब्लॉक स्थान पर सुन रहे हैं, जिला में सुन रहे हैं, किसान भाइयों बिल्कुल मत घबराना। ये खरीदी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, किसान लगातार आगे बढ़ेगा। और मोदी जी के आशीर्वाद से खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे, इसके बिना रुकने वाले नहीं है। और ये कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, किसान कानून, किसान कानून। कितना झूठ बोलोगे ए ढोंग करने वालों, तुम कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं आज बताना चाहता हूं मेरे किसान बहनों और भाइयों, ये एमएसपी खत्म करने की बात करने वाले जब इनकी सरकार थी, तब ये केवल एमएसपी पे गेहूं की खरीदी करते थे 1,68,000 करोड़ रुपए की। हमने 2,97,000 करोड़ का खरीदा। धान 2,06,000 करोड़ की खरीदते थे, हमने 4,95,000 करोड़ की खरीदी। दलहन 645 करोड़ की खरीदते थे, हमने 49,000 करोड़ की खरीदी। तिलहन 2,460 करोड़ की खरीदते थे, हमने 25,000 करोड़ की खरीदी। ये तो खरीदते ही नहीं थे, दाएं बाएं हो जाते थे, भाग लेते थे।
चिंता मत करना, एमएसपी जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, खरीदी जारी रहेगी। और अभी तो 6,000 प्रधानमंत्री के 4,000 हमारे, अभी अभी सरकार बनी, जरा कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा आ जाने दो। कोई कसर किसान बहनों और भाइयों हम नहीं छोड़ने वाले, भरपूर किसान को देने का काम करेंगे। अब ईमानदारी से मुझे बताना, दिल से मुझे बताना, वो अच्छे थे कि हम अच्छे हैं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं होता। घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो झूठे आरोप लगा दो। और ऐसे ऐसे लोग आंदोलन में घुस गए जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है, जो देश तोड़ने वाले हैं, जो अलगाववादियों का साथ देने वाले हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना। ये पूरे मध्य प्रदेश का किसान, जो जहां लाखों किसान आज सुन रहा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूं, आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के किसान कानूनों का समर्थन करो। बोलिए भारत माता की। और जब मोदी जी अभी 2 मिनट में आने वाले स्क्रीन पे आएंगे, तब उनके सामने खड़े रह के हम ये संकल्प करेंगे कि मध्य प्रदेश का किसान आपके साथ खड़ा है। मेरे बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, और मामा तो तुम्हारा सेवक है ही, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगा। अरे ये जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, ये खेत तुम्हारे हैं, खलिहान तुम्हारा है, प्रदेश के विकास में योगदान तुम्हारा है, दाने दाने में बसा भगवान तुम्हारा है, दिन रात परिश्रमी ईमान तुम्हारा है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले, दोनों हाथ ऊपर उठा। 2 मिनट लगेंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे। तो मैं फिर से, ये जमीन तुम्हारी है, आसमान तुम्हारा है, खेत तुम्हारे हैं, खलिहान तुम्हारा है, प्रदेश के विकास में योगदान तुम्हारा है, दाने दाने में बसा भगवान तुम्हारा है, दिन रात परिश्रम ही ईमान तुम्हारा है, अन्नदाता के रूप में सम्मान तुम्हारा है। नजर उठा के देखो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, मोदी जी का संकल्प कल्याण तुम्हारा है, और हर समय हर घड़ी साथ खड़ा देखो, ये शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लो कि पूरा मध्य प्रदेश, गांव में, गली में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, जो जहां सुन रहे लाखों बहनों और भाइयों, मेरे साथ नारा लगाइए और संकल्प लीजिए कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आ गए हमारे, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। ये वो नेता है जिनने किसान की तकदीर बदलने का फैसला किया है। दृढ़ निश्चयी, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हमारे मुकुटमणि नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा किसान देशी कोई नहीं है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। मोदी जी, आपका अभिनंदन है। लाखों लाख किसान गांव गांव में आज आपको सुनने आया है, और तीनों किसान कानूनों के पक्ष में है। किसान भाइयों, बताइए मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से, अच्छा किया कि बुरा किया? किसान कानून लागू होने चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ बोलिए, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून जारी रखो। मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे हमारे हृदय के हार
प्रधानमंत्री जो दिन रात हमारी चिंता करते हैं, किसानों की आय दुगना करने का संकल्प जिन्होंने किया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और मध्य प्रदेश के गांव-गांव में बैठे लाखों लाख किसानों को संबोधित करे। सेनानी करो प्राण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नकतम आके पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मेहनती किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं। डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले
इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाए,
पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहाला। इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं,
इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है, जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया। फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने, और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी
पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। साथियों, अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा यूरिया की। याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था? रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। क्या ये सच नहीं है? कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आमतौर पर आती रहती थी। यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? किसान की फसल खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजता था। क्या ये किसानों पर जुल्म नहीं था, अत्याचार नहीं था? आज मैं ये देखकर हैरान हूं कि जिन लोगों की वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई, वो आज राजनीति के नाम पर खेती करने निकल पड़े हैं। साथियों, क्या यूरिया की दिक्कत का पहले कोई समाधान नहीं था? अगर किसानों के दुख दर्द, उनकी तकलीफों के प्रति जरा भी संवेदना होती तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं। हमने ऐसा क्या किया कि सारी परेशानी खत्म हो गई है? आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती। यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए। इन लोगों के समय में सब्सिडी तो किसान के नाम पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ कोई और लेता था। हमने भ्रष्टाचार की जुगलबंदी को भी बंद कर दिया। हमने यूरिया की 100% निम कोटिंग की। देश के बड़े बड़े खाद कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिए गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं। अगले कुछ साल में यूपी के गोरखपुर में, बिहार के बरौनी में, झारखंड के सिंदरी में, ओडिशा के तालचेर में, तेलंगाना के रामागुंडम में आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे। 50-60 हजार करोड़ रुपए सिर्फ इस काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं। ये आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे, भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। दूसरे देशों से यूरिया मंगवाने पर भारत के जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उन्हें कम करेंगे। साथियों, इन खाद कारखानों को शुरू करने से इन लोगों को पहले कभी किसी ने नहीं रोका था, किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था कि नई टेक्नोलॉजी मत लगाओ।
लेकिन ये नीयत नहीं थी, नीति नहीं थी, किसानों के प्रति निष्ठा भी नहीं थी। किसान से झूठे वायदे करने वाले सत्ता में आते रहो, झूठे वादे करते रहो, मलाई खाते रहो, यही इन लोगों का काम रहा है। साथियों, अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में 100 के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दशकों तक नहीं लटकते। बांध बनना शुरू हुआ तो 2500 साल तक बन ही रहा है। बांध बन गया तो नहरें नहीं बनी, नहरें बन गई तो नहरों को आपस में जोड़ा नहीं गया, और इसमें भी समय और पैसे दोनों की जमकर के बर्बादी की गई। अब हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है, ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुंचाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाए। साथियों, किसानों की इनपुट कॉस्ट कम हो, लागत कम हो, खेती पर होने वाली लागत कम हो, इसके लिए भी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। किसानों को सोलर पंप बहुत ही कम कीमत पर देने के लिए देश भर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हम अपने अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मछली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है। पहले की सरकार के समय देश में शहद का उत्पादन करीब 76,000 मैट्रिक टन, 76,000 मैट्रिक टन होता था। अब देश में 1,20,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा शहद, हनी का उत्पादन हो रहा है। 1,76,000। देश का किसान जितना शहद, मधु पहले की सरकार के समय निर्यात करता था, आज उससे 2 गुना शहद निर्यात कर रहा है। साथियों, एक्सपर्ट कहते हैं कि एग्रीकल्चर में मछली पालन वो सेक्टर है जिसमें कम लागत में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। कुछ समय पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मछली उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब देश अगले 3-4 साल में मछली निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सकें, और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं
कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर
करीब 7200 रुपये 7,200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। साथियों, राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या बर्ताव किया, इसका एक और उदाहरण है दलहन की खेती। 2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकट था। देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी। हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ रहा था। जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दाल की खपत है, उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबाह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं रखी थी। किसान परेशान था और वो मौज ले रहे थे। जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था। ये बात मैं मानता हूं कि कभी कभार प्राकृतिक आपदा आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है। देश के नागरिकों को भूखा नहीं रखा सकता। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो? साथियों, ये लोग दाल पर ज्यादा एमएसपी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे। हालत ये थी कि 2014 से पहले के 5 साल, उनके 5 साल, उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। 1.5 लाख मैट्रिक टन, ये आंकड़ा याद रखिए भाइयों बहनों, सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। हमने किसानों को भी दाल की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मैट्रिक टन, मैं दोबारा बोलता हूं, 112 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। सोचिए, 1.5 लाख उनके जमाने में
वहां से हम सीधे ले गए 112 लाख मैट्रिक टन। उन लोगों ने अपने 5 सालों में दाल किसानों को, दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपया दिया? 650 करोड़ रुपए। हमारी सरकार ने क्या किया? हमने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया। कहां 600 करोड़, कहां 50,000 करोड़। आज दाल के किसान को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, दाल की कीमतें भी कम हुई हैं, जिससे गरीब को सीधा फायदा हुआ है। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है। एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है। इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था, जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। आप मुझे बताइए, देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ, ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं, नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई?
बिना सैर पैर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। साथियों, नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। एक दो नहीं, बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी, 8 मार्च 2019 की। उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है, इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों, देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्क था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। जो किसान को उसने वादा किया होगा, वो स्पॉन्सर करने वाले को, वो भागीदार को उसे पूरा करना ही होगा। अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक, यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है, लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है, और अचानक मुनाफा बढ़ गया, और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है, किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। साथियों, एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये किसान की मर्जी पर है भाई। किसान चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा। लेकिन अब वही एग्रीमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है। राज्य सरकारों को मेरा सुझाव है कि आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आने वाली
फार्मिंग एग्रीमेंट उसका एक खाका बना करके किसानों को दे के रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग न कर सके। साथियों, मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज मैंने कई बातों पर विस्तार से बात की है, कई विषयों पर सच्चाई देश के सामने रखी है। अभी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूं। उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी और यह देश सफल होगा, ये देश का किसान भी सफल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करते हुए आज मध्य प्रदेश के लाखों लाखों किसानों के साथ मुझे अपनी बातें बताने का मौका मिला, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ है, पीछे खड़े, देश का किसान आपके साथ है और मैं आभार व्यक्त करता हूं आज लाखों लाख किसानों को गांव-गांव में, ब्लॉक मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे और मंडी में आपने संबोधित किया है और जो जाए वहीं से खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। हम आपके साथ खड़े, बोलिए भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी हम मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। अब